समाज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये मुजफ्फरपुर स्थित मुख्यालय है। यहाँ पर इस मुद्दे पर बात करना है वह है तिरहुत स्नातक एमएलसी जो क्षेत्र है उससे संबंधित। चुनाव नज़दीक है, चुनाव आने वाले हैं, बहुत जल्द इस संबंध में अधिक सूचना जारी हो सकती है। इसी संबंध में आज हम तिरहुत स्नातक क्षेत्र से पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं और इस बार भावी रूप से भी प्रत्याशी रहेंगे, उन्हीं से आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं प्रणय कुमार जी जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से भावी प्रत्याशी के रूप में एक प्रबल दावेदार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। तो मेरे चैनल पर प्रणय जी आपका स्वागत है। और जो तैयारी है चुनाव की अभी ज़ोरों से नहीं चल पा रही है, कोरोना है, लेकिन जो संभावनाएं बन रही है कि बहुत जल्द इसकी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो इस संदर्भ में थोड़ा आप मुझे जानकारी देने का प्रयास करें। धन्यवाद पहले चौपाल के साथियों को। देखिए, जो विधान परिषद का चुनाव है निश्चित तौर पर एक निर्णायक घड़ी में है, और बल्कि हम तो बताते भी हैं, हमारे साथी पूछते हैं कि भैया कब चुनाव होगा, तो हम बताते हैं कि तैयारी कीजिए। आपका भाई कोई चुनावी नेता तो है नहीं जो इसको अलग से तैयारी करना है। हमारा तो सुबह से रूटीन ही है लोगों के बीच रहना, लोगों के लिए काम करना। हमारा कोई दूसरा कारोबार तो है नहीं। हम समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए चुनाव चाहे जब भी होगा हमारे साथी भी सजग हैं और हम लोगों की तैयारी भी मजबूत है। और निश्चित तौर पर जो पिछले 20-25 वर्षों से जो स्नातक बेरोजगारों की उपेक्षा बिहार में हो रहा है, पूरे बिहार में, उसको देखते हुए हम लोगों ने एक लाइन खींचने का काम किया है कि आखिर जो बेरोजगार हैं, जो स्नातक कर रहे हैं, जब चुनाव का वक्त आता है सभी लोग कहते हैं इतनी नौकरी मिलेगी, इस तरह की सुविधा दी जाएगी, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है हमारे शिक्षित बेरोजगार आज भी दर दर भटकते हैं। बिल्कुल, अभी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी परीक्षा का आयोजन होना था, नहीं हो रही है, जबकि चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है उसको कराने के लिए सरकार एकदम तैयारी कर रही है। लेकिन परीक्षाएं इस बीच में कई परीक्षाएं आने वाली थी जिसे कैंसिल कर दिया गया है। इसके संदर्भ में भी आप सब बताएं। देखिए, जो यहाँ की व्यवस्था है निश्चित तौर पर जो हमारे छात्र हैं उनके भविष्य को अधर में रखा गया। अब वो निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करें, बीच में रोका गया, फिर एकाएक आता है कि परीक्षा होगी। और उसकी जो समुचित तैयारी है कि हमारे जो छात्र हैं, ये सबसे बड़ी समस्या जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीति निर्धारक हैं, इस पर गौर कहीं नहीं फरमाया जाता। आज इस काल में जब लोगों को रहने की दिक्कत है, व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, संक्रमण का डर है, तो आखिर हमारे छात्र जो इस काल में परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए सरकारी स्तर पर किस तरह का रहने का व्यवस्था किया गया है, उनके खाने की व्यवस्था कहाँ से की गई है। यानी कि यत्र तत्र वो मजबूर हैं। अब किसी का घर होगा तभी तो, किसी के रिलेटिव होंगे तभी तो वो जाएंगे, परिवार में रहेंगे, तो वहाँ पर समुचित व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, हमको लगता है सबसे बड़ी समस्या इस बिहार में शिक्षित बेरोजगारों को है कि जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो पूरे रात भर जगे रहते हैं और सुबह में जाके उनको परीक्षा देना पड़ता है। बल्कि स्थिति यह है कि वो ठीक से बाथरूम भी नहीं जा पाते हैं। हम तो आ रहे थे एक बार पटना से, तो एक छात्रा उसी बस में बैठी हुई थी, तो उसने बातचीत किया तो पूछा जो हमको जो कहाँ परीक्षा देने गई थी, तो हाँ ऐसे ऐसे गए थे सर। हमने कैसा गया, तो कहेगी सर परीक्षा तो ठीक जा रहा था, लेकिन इतना सर में दर्द हो गया क्योंकि हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ एक ही बाथरूम थे और 200 लोग वहाँ पर रह रहे थे, तो हमको मौका ही नहीं मिला बाथरूम जाने का, इसलिए परीक्षा देने में 1 घंटा ही लगा और उसके बाद सर में दर्द इतना होने लगा कि हम ठीक से लिख भी नहीं पाए। तो आखिर इस विचित्र स्थिति में हमने अपने साथियों को हमेशा बताया भी है कि बिहार के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार इसलिए कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से ही नहीं
पूरे बिहार में जो हमारे शिक्षित जो रोजगार प्राप्त शिक्षक हैं वह जानते हैं कि हमारे लिए हमारे भाई 17-18 वर्षों से लड़ रहे हैं, इसलिए उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनकी आवाज़ हम बन के आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि आपका भाई जिस दिन विधान परिषद में पहुंचेगा, उस दिन से हमारे छात्र को कहीं भी परीक्षा देने में दिक्कत नहीं होगी। उनके रहने की व्यवस्था सरकारी स्तर पर कैसे सुनिश्चित कराया जाए, इसकी आवाज़ हम लोग बन के विधान परिषद में बैठेंगे। ये हम अपने शिक्षित बेरोजगार भाइयों को आश्वासन देते हैं। लेकिन सर ऐसा देखा जा रहा है कि जो 3-3 बार से विधान पार्षद रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो स्नातक बेरोजगार हैं, आप स्नातक क्षेत्र से हैं और स्नातक बेरोजगार हैं, बिल्कुल ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और उनके लिए वो कोई आवाज़ आज तक बुलंद नहीं किए। 18 वर्षों से लगातार वो शासन में रहे हैं, लेकिन एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया। जब चुनाव आता है तो जहाँ तहाँ वो अपनी प्रचार करते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन क्या आपके हिसाब से उनका क्या कार्य नज़र आ रहा है? अरे ये तो अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि 1990 से पहले तक जो हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगार थे उनको कुछ बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था, लेकिन धीरे धीरे बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया गया, जो कुछ भी मिलता था। और आज आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में कहीं न कहीं सबको सुविधा दिया गया। अगर बाढ़ आया तो किसान भाइयों को भी सुविधा की बात हुई, लेकिन जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, इनको इस काल में कौन सी सुविधा दी गई? लेकिन किसी नेता ने तो ये आवाज़ उठाया नहीं। तो मेरा एक ही कहना है कि जब हम शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के प्रत्याशी हैं, बिल्कुल हाँ, तो निश्चित तौर पर हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने उस शिक्षित बेरोजगार जो पूरी आशा उम्मीद के साथ हमको वहाँ भेजने का काम करते हैं, उनकी आवाज़ बन के हम वहाँ पर गरजे और जो उनका उचित अधिकार है निश्चित तौर पर मिले। आप देखते हैं कि बगल के राज्य में आप पता कीजिएगा, वहाँ भी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ मिलता था, बंद हो गया। लेकिन हमारे नेता कहते हैं कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो जो मिल रहा था सुविधा उसको भी बंद करा दिया गया। तो इस स्थिति में हमको लगता है कि डपोर संखी की तरह अगर कोई बात कहना हो तो कोई भी कह लेगा जो हमने बेरोजगारों के लिए ये किया, लेकिन एक भी कोई कारण बताया जाए। चाहे किसी भी चैनल मीडिया के लोगों से भी हम पूछते हैं कि हमको तो नहीं ध्यान में है, अगर आपको भी कहीं कोई जानकारी है तो बताइए कि हमारे नेता कभी स्नातक बेरोजगार की बात विधान परिषद में किए? बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने भी देखा है कि उनके द्वारा कभी भी आवाज़ नहीं उठाई गई है, लेकिन अभी चुनाव का वक्त है, उनको फील्ड में देखा जा रहा है। जब वो जीत जाते हैं तो यहाँ नज़र तक भी नहीं आते हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं। ये सिर्फ मैं मीडिया के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ, आम जनता भी जानते हैं इस चीज़ को। और जो शिक्षक स्नातक हैं वे चुनने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन 3 बार रहे हैं, यानी कि 18 साल तक ये विधान पार्षद रहे हैं, लेकिन उनका कार्य कहीं भी नहीं दिखता है फील्ड में, ज़मीन पर। अब आते हैं कि जो चुनाव है सर, ये विधान परिषद का चुनाव आपका विधानसभा के चुनाव तो पहले होगा या बाद में होगा या साथ में होगा, इसकी क्या संभावना है? देखिए, क्योंकि विधान परिषद का समय कार्यकाल पहले पूरा हो गया है, इसलिए निश्चित तौर पर हम लोग को उम्मीद है कि पहले ही होना चाहिए। ऐसे निर्णय तो चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन जब भी हो हम अपने साथियों को हमेशा यही बताते हैं कि जब संघर्ष का वक्त होता है तो हमेशा जगे रहिए, और हमारे साथी जगे हुए हैं। और ख़ास करके जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको इतना ही बताना हम चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि लोग कहते हैं कि हमने बेरोजगारों के लिए किया, हमने ये किया समाज के लिए, तो हम बताना चाहते हैं कि 2003 में शिक्षित बेरोजगारों को 1500 रुपये पर काम करने का जो काला कानून आया, 2 में चुनाव होता है, हमारे प्रतिनिधि सदन में बैठते हैं, और 3 में यह काला कानून आता है, और उससे आज तक किसी ने उसको समाप्त कराने का जो निश्चल प्रयास है वो नहीं किया है। वो हमारे साथी भी जानते हैं। लेकिन आप तो क्योंकि शिक्षकों के नेता भी रहे हैं, प्रवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के आप संयोजक हैं, और इस हिसाब से आपको हमेशा ही शिक्षकों के लिए लड़ते हुए देखा गया है, और आपने लड़ करके आज शिक्षकों को जो भी सुविधाएं आज मिल रही हैं उसमें आपका बहुत ही अहम रोल रहा है।
लेकिन अभी सरकार का जो एक सेवा शर्त आया है, इस संदर्भ में भी हम आपका बयान चाहेंगे कि आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। अब इस सेवा शर्त जो आया है वह बिल्कुल हास्यास्पद है। इस लिहाज से भी है कि ये शिक्षकों का सेवा शर्त है और हमको लगता है कि 2015 से इसकी लगातार तैयारी चल रही थी। आ रहा था कि कमेटी बन गया है, अब हो रहा है, तब हो रहा है, तो हमको लगता था कि बहुत कुछ इसमें नया आ रहा है। क्योंकि संविधान लिखने में भी इतना समय नहीं लगा था, उससे ज़्यादा दुगुना समय लगा है इसको लिखने में, तो आखिर इसमें कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया। इसमें इसको देखने से यही पता चला कि इसमें कोई भी नया बात नहीं है। एक लाइन आगे से कहीं जोड़ा गया है, कहीं पीछे से हटा दिया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ईपीएफ का ही मामला है, तो हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं है। हम तो ईपीएफ के लिए नहीं हैं, लेकिन ठीक है, अब मान लिया कुछ मिला, लेकिन जो शिक्षक का वाजिब हक है, तो एक शिक्षक को उसका वाजिब हक इस देश, इस राज्य में नहीं मिल पा रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम लोग विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेवा शर्त में आपने देखा कि 180 दिन महिलाओं को मातृत्व अवकाश हम दे रहे हैं, तो 180 दिन का मातृत्व अवकाश तो बहुत पहले आ गया, लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें नहीं लिखा हुआ था, उसको आगे से आप जोड़ दिए हैं। अनुकंपा का लाभ है, उसमें भी जो निर्णय लेना चाहिए था सरकार का के द्वारा, उस तरह का निर्णय उसमें भी नहीं आया। स्पष्ट निर्णय आना चाहिए कि अनुकंपा जो भी आश्रित हैं उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। उसके बाद चाहे ट्रेनिंग का मामला हो, चाहे कोई भी काम हो, उसके बाद उनसे 6 साल, 5 साल, 7 साल का समय देके और उसको कराया जाएगा। लेकिन अभी टीटी पास होंगे, दक्षता पास होंगे, बीएड होंगे, ट्रेंड होंगे, तब बहाल लेंगे। तो आखिर अनुकंपा के लिए ये सारे चीज़ों की व्यवस्था करके लोगों को आना होगा। अब कोई बच्चा जो है अभी छोटा है किसी का, उसको अनुकंपा का लाभ लेना है ना, तो उस बच्चा को तो अब इतना रुपया चाहिए कि पहले नीचे से ऊपर तक पूरी पढ़ाई पूरा करके आएगा, तब तक उसके परिवार का क्या होगा। अब इसमें खास करके जो नियोजित का जो मामला आया, जो हमारे नए टीचर हैं ना, तो नए टीचर हैं तो पुराने टीचर जो हैं उनके लिए तो यह भी है कि चलिए उनके परिवार को कुछ पेंशन मिल रहा है, तो उनसे उनका परिवार का तब तक भरण पोषण होगा। लेकिन जो हमारे शिक्षक, जिस पर इस कानून को लागू किया गया है कि पूरा ट्रेनिंग पास करके आना होगा अनुकंपा के लिए, उसके परिवार को बीच के कार्यकाल में खाने पीने की व्यवस्था कौन करेंगे? इसके लिए तो सेवा शर्त में कुछ नहीं आया है। निश्चित तौर पर सेवा शर्त पूर्ण रूप से विसंगतिपूर्ण है। मान लें हमारे कोई मित्र अगर मर जाते हैं और उनका बेटा 4 साल पहले बीएड करेगा, तब उससे है टीटी पास करेगा ना, उसके बाद उसकी नौकरी होगी, तब तक इतना चीज़ करने के लिए उसको किस स्तर का व्यवस्था किया गया है सरकार के माध्यम से? कौन सी सुविधा दी जा रही है कि उसके बच्चे यहाँ तक की शिक्षा प्राप्त करेंगे? निश्चित तौर पर सरकार को इस संबंध में सोचना भी चाहिए और इस जो सेवा शर्त है इसमें सुधार करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोगों का आंदोलन जैसे पूर्व में चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बीच में चूँकि इस तरह का एक महामारी का समय आ गया, जिसके कारण हम लोग भी सरकार के कार्यों में सहयोग करने लगे, क्योंकि जब विपदा की स्थिति होती है तो हम सरकारी सेवक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस देश में बसने वाले, इस राज्य में बसने वाले लोगों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। और हमारे साथियों ने किया है बिना किसी व्यवस्था का। हम लोगों ने कोरोना काल में जो लोग प्रवासी लोग आए थे, उनकी सेवा के लिए हर विद्यालय में हमारे शिक्षक बिना मास्क और किट के वहाँ पर बैठे हुए थे। उनके ऊपर उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था, ना सरकारी स्तर से यह कहा गया, अन्य लोगों को तो बताया गया कि भाई आपको बीमा मिल जाएगा, आपको इस चीज़ का लाभ मिल जाएगा, भी नहीं था कोई सुरक्षा। लेकिन शिक्षकों को ना कोई बीमा का लाभ था, ना उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन हमारे शिक्षक यह साबित करते हैं कि विपदा के काल में हमारे शिक्षक आज से नहीं, जो युग युगांतर से शिक्षक हमेशा देश और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ के काम करने का काम करता है, वही इस काल का भी शिक्षक यह सिद्ध कर दिया कि विपदा की स्थिति में हमको किसी सुरक्षा की परवाह नहीं है। हम अपने साथियों के जान माल के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस दौरान में कई शिक्षक कोरोना से पीड़ित होकर के इसी कार्यक्रम के दौरान में
शिक्षकों की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। बताए नहीं कि इसके लिए कोई कानून ही नहीं बनता है। जो हमारे नेता हैं वो कहते हैं हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। मैं वैसे लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि जब आपको सदन का सदस्य चुना गया है तो आप मजबूर मत बनिए, आप संघर्ष कीजिए। जब हमारे प्रतिनिधि से हमारे साथी मिलते हैं तो कहते हैं हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। तो आप कहते हैं कि हम तिरहुत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम मजबूर हैं, तो मजबूर के हाथ में तिरहुत चलेगा ऐसा हमको नहीं लगता है कि यहाँ के शिक्षक और स्नातक साथी यह चाहेंगे कि कोई मजबूर व्यक्ति के हाथ में हो जो हमारी लड़ाई को मजबूरी के रूप में लेता हो। हमने अपने साथियों को पहले भी बताया है कि हम इस समाज के लिए लड़ते हैं और ताउम्र जब तक रहेंगे लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय स्नातक बेरोजगार, जय शिक्षक साथी। तो ये थे हमारे साथ प्रणय कुमार एमएलसी प्रत्याशी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, और इन्होंने हमेशा ही शिक्षकों के लिए, आम जनता के लिए और जो तिरहुत स्नातक जो बेरोजगार हैं उनके लिए आवाज़ उन्होंने उठाते रहे हैं और उठाने का काम किया है। लोगों से उम्मीद ये करते हैं और बहुत ही लगभग जितने भी तिरहुत में क्षेत्र में जो पढ़ते हैं क्षेत्र, वहाँ पर इन्होंने दौरा किया है, इनके तरफ लोगों का रुझान बना है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ चौपाल समाज को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।